बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि गेम वगैरह खेलते हैं, कॉलेज के टाइम के अलावा जो टाइम मिलता है उसमें पार्टीज होती हैं, फंक्शन होते हैं, कभी कुछ नहीं हो रहा है तो रूम पे बैठ के ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की होती हैं जो उस समय रियलाइजेशन नहीं होता है, और काफ़ी बच्चों को ये बाद में होता है। सर सबसे पहले तो एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज ही करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पहले कभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी और एग्जाम की कर रहे हैं। तो मेरा तो पहले से ही क्लियर था कि मेरे को एसएससी जेई और जेई के एग्जाम देने हैं। तो जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने अपनी तैयारी को जैसे इवेलुएट करते हैं, तो इवेलुएट करने के लिए क्या किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा लिया, कुछ मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज दिया, या कैसे आपने इवेलुएट किया खुद को कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मुझे समझ भी आ रहा है और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हो रहे जैसे ही मैं मतलब पढ़ता था आपसे, तो उसके बाद ही हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था। तो उसी से मुझे पता चल जा रहा था कि क्वेश्चन तो हो रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन में डाउट आता था, वो नहीं होते थे, तो मैं आपसे उसी वक्त पूछता था। सर से ऑनलाइन व्हाट्सएप पे और ऐसे पूछता था, सर हाथों हाथ जवाब भी दे देते थे आप मेरे को। हैं? आपका वो थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या सोचते और किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे देखते? और नहीं होगा तो मैं एसएससी जेई का इस बार का दूंगा एग्जाम। तो ये तो बिल्कुल। मेंटालिटी हर बच्चे को बनानी ही पड़ेगी कि पेपर देने के बाद कुछ दिन रेस्ट करो और फिर से लग जाओ पढ़ाई में। स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, एक मिनिमम ड्यूरेशन, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो या फिर कितने भी एवरेज हो, लेकिन आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है ताकि सिलेबस आपका सही टाइम पे खत्म हो पाए। उसके लिए क्या आप कहना चाहोगे? सर आपका, अगर आपको 6 महीने बाद भी आपका एग्जाम है किसी का, तो आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा रोज, ताकि आप सिलेबस पूरा कर सको, एडवांस में कर सको। एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट करो और फिर टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन करो। तो 4-5 घंटे से तो सर कुछ नहीं होने वाला। हेलो एवरीवन, सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और मेरे साथ हैं आप सभी के दोस्त लक्ष्मण, जिन्होंने आरआरबी जेई एग्जामिनेशन क्लियर किया है। आरआरबी जेई 2024 के एग्जामिनेशन में प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन क्लियर किया है और फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। मिलवाऊंगा उनसे, उनसे बातें करेंगे और सारी बातों को समझेंगे, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी जो उनके प्रिपरेशन में हेल्प की, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो लक्ष्मण ने बार बार ट्राई करने के बाद वो गलतियां करते रहे और उसको फाइनली रेक्टिफाई किया और फाइनल सिलेक्शन लिया। तो सबसे पहले लक्ष्मण, आपको बहुत बहुत बधाई इंजीनियर सेटा की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, और आपका इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। जल्दी हम लोग रूबरू भी होंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। आप, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगा सर, आपने मेरे को बुलाया इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने के लिए। और बिल्कुल। सर मैंने 2018 में डिप्लोमा किया था, और 2019 में मैंने बीटेक शुरू किया था। तो 22 तक मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। और मेरा शुरुआत से ही यही गोल था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो मैंने ओके। 22 जैसे ही मेरा डिग्री हुई थी, तो तभी से ही मैंने आपका ऑनलाइन कोचिंग लेना उसी वक्त से स्टार्ट कर दिया था। ओके। और एसएससी की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने 22 से ही सर। ओके। और मतलब बाकी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी ब्रांच क्या थी, डिप्लोमा भी और बीटेक दोनों की ब्रांचेस? दोनों में सर सिविल ब्रांच थी मेरी। ओके, मतलब पहले से ही माइंडसेट था तुम्हारा कि हमें करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, क्योंकि सिविल अक्सर ऑप्ट करने के पीछे यही इंटेंशन होता है बच्चों का कि गवर्नमेंट फील्ड में ही जाना है। तो आपका जी क्या सर। इंटेंशन था ज्वाइन करने से पहले? सर मेरे पापा का था ये ड्रीम कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, और मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने ही मेरे को लगा दिया था इसमें। ओके, बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने और वो फाइनली आपने अचीव भी किया। लेकिन अगर मैं बात करूं, डिप्लोमा आपने 18 में कंप्लीट कर लिया था, डिप्लोमा आपने किस कॉलेज से किया था? फिर मेरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जोधपुर राजस्थान में, वहीं से ही किया था। ओके। तो डिप्लोमा करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एसएससी जेई, आरआरबी जेई जैसे एग्जामिनेशन के लिए। मल्टीपल एग्जामिनेशन और भी दे सकते हो, स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं। तो 2018 के बाद से जब आपने बीटेक करने का सोचा, उस ड्यूरेशन में भी आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी या फिर कुछ एग्जामिनेशन के लिए ट्राई किया था, या फिर उस समय केवल माइंडसेट था कि अभी बीटेक करना है? नहीं सर, मैंने तो हाँ 18 से ही फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे एसएससी के, ताकि मैं एक्सपीरियंस ले सकूँ कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सेल्फ स्टडी मैंने उसी वक्त से शुरू कर दिया था। बट सीरियस तैयारी मैंने डिग्री होने के बाद ही की थी। उस समय फिर उसके बाद आपको लगा होगा कि अब तो बिल्कुल टाइम वो आ गया कि अब जॉब लेकर ही रहनी है, तो डेफिनेटली आपने उस समय सोचा और उस समय तैयारी की सोच के तैयारी स्टार्ट की।
मैं जी पूछना सर। चाहूंगा लक्ष्मण आपसे कि तैयारी कैसे स्टार्ट की, क्या किया, मतलब सबसे पहले आपको पता कैसे चला एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना कहाँ से, या फिर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। इनफैक्ट बहुत सारे आपके फ्रेंड भी होंगे बीटेक कॉलेज में भी ऐसा देखा होगा आपने कि मतलब बीटेक करते समय ये हमें बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जो हमारे पास बच रहा है टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि गेम वगैरह खेलते हैं, कॉलेज के टाइम के अलावा जो टाइम मिलता है उसमें पार्टीज होती हैं, फंक्शन होते हैं, कभी कुछ नहीं हो रहा है तो रूम पे बैठ के ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की होती हैं जो उस समय रियलाइजेशन नहीं होता है, और काफ़ी बच्चों को ये बाद में होता है। तो आपने जो अपने बीटेक ड्यूरेशन में जो थोड़ा बहुत सोच समझ से अपनी पढ़ाई की, या फिर जो बीटेक के बाद पढ़ाई की, उसमें क्या चेंज आया, कब से आपने बहुत सीरियस मोड में पढ़ाई स्टार्ट की और कैसे की? सर सबसे पहले तो एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ ही करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पहले कभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी और एग्जाम की कर रहे हैं। तो मेरा तो पहले से ही क्लियर था कि मेरे को एसएससी जेई और जेई के एग्जाम देने हैं। तो ओके। मैंने डिग्री के टाइम में ही बहुत फ्री टाइम तो मिलता ही है सर कॉलेज में, तो उसी वक्त से मैंने किताब बुक्स में एमसीक्यू करने शुरू कर दिए थे वहीं से ही। फिर ओके। जैसे ही मेरी डिग्री हुई तो उसके 3 महीने बाद ही एसएससी का एग्जाम था। तो मैंने कहा 3 महीने ही है, लेकिन इसमें तैयारी तो शायद मेरी होगी नहीं। लेकिन मैंने यूट्यूब पे आपकी क्लासेस देखी थी, तो वही मैंने 3 महीने से ही मैंने कहा कि 3 महीने हैं फिर भी मैं तैयारी तो करूंगा ही। और आपका वो 3 महीने का कोर्स था तो उसमें मैंने फुल पढ़ाई करी। उसी से मेरे को पता चल गया कि तैयारी तो मेरे को आपसे ही करनी है, क्योंकि आपसे पढ़ के आपके नोट्स देख के मुझे पता चल गया कि ये ऐसे मेरे को समझ आ रहा है सब कुछ। ओके। तो जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने अपनी तैयारी को जैसे इवेलुएट करते हैं, तो इवेलुएट करने के लिए क्या किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा लिया, कुछ मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज दिया, या कैसे आपने इवेलुएट किया खुद को कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मुझे समझ भी आ रहा है और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि चीज़ें पढ़ी हमने और समझ में आ गई, समझ में आने के बाद वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन, तो ये भी प्रॉब्लम होती है काफ़ी बच्चों की। तो आपको रियलाइजेशन कैसे हुआ, क्या किया आपने ये चीज़ समझने के लिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ? यस सर, जैसे ही मैं मतलब पढ़ता था आपसे तो उसके बाद ही हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था। तो उसी से मुझे पता चल जा रहा था कि क्वेश्चन तो हो रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन में डाउट आता था, वो नहीं होते थे, तो मैं आपसे उसी वक्त पूछता था सर से ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे, और ऐसे पूछता था। सर हाथों हाथ जवाब भी दे देते थे आप मेरे को। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मेरे डाउट क्लियर हो जाते थे उसी वक्त। मुझे भी और याद है डाउट। कई कई बार इनफैक्ट आपने क्वेश्चन भी पूछे हैं। कई बार क्या होता था कि टीचर से स्किप हो जाते हैं, क्लास में होते हैं, लेकिन कई बार टीचर बाद में रिप्लाई, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बाद में रिप्लाई अगर टीचर का नहीं आया ना तो आप फिर से पूछते थे। तो आप उन स्टूडेंट में से हो कि आप मतलब आपको जवाब चाहिए तो जवाब चाहिए, आप टीचर से पूछोगे। बहुत सारे बच्चे इसमें सोचने लगते हैं कि टीचर ने रिप्लाई नहीं किया, दोबारा पूछेंगे। देखो गाइज, इससे तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको ना बिल्कुल लगे रहना है अपनी प्रिपरेशन में। जो चीज़ आपकी कमियां हैं अगर वो दूर नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का माहौल जो इस समय ऐसा बन चुका है, इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड है कि हर बच्चा आपसे आगे जाना चाहता है, इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और इनफैक्ट सिविल में काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आने के बावजूद भी अ, कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कम कम नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। आपकी भी लाइफ में ऐसा फेज आया होगा डेफिनेटली कि किसी एग्जाम में आप बिल्कुल एंड तक पहुंचे होगे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। मुझे याद है कि आपने एसएससी जेई का भी एग्जामिनेशन जब निकाला था तो बताया था आपने मुझसे, अभी रिसेंट की बात है वो। तो अ, उसमें आपका कैसा था सिनेरियो, कि किस तरीके से उस एग्जामिनेशन में और कहाँ तक पहुंचे थे, और सेटबैक जो लगा उसको कैसे रिकवर किया आपने? जी सर, मैंने 23 का एसएससी क्लियर किया था और 24 का भी प्री क्लियर किया था, मतलब दोनों में। और मेंस में मैं पहले 20 नंबर से रह गया था 23 में, और 24 में 4 या 5 नंबर से रह गया था इतना पास आकर भी। तो उससे मैं बहुत डिमोटिवेटेड तो हुआ था, लेकिन मुझे ये था कि मैं पास आ रहा हूँ, तो ऐसी ही तैयारी करता रहूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मुझे पता था ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कई बार आपने अटेम्प्ट दिया, आपको सेटबैक भी लगा, डिमोटिवेट भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन माइंड में आपके ये क्लियर था कि करना करना है तो करना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो लेनी है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा हार्श होगा, मैं पूछूंगा आपसे। अगर ये एग्जामिनेशन 2024 का एग्जामिनेशन जो क्लियर हुआ है, इसमें बहुत सारी उम्मीदें भी थी, आपकी भी उम्मीद थी, टीचर्स मेरी भी उम्मीद थी आप लोगों से। इसमें अगर नहीं हुआ होता, अगर कुछ मार्क्स से रुक गए होते, या फिर 0.1 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से बहुत सारे बच्चे रुक जाते हैं, कट ऑफ से थोड़े कम हो जाते हैं, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस होता, इसको कैसे टैकल करते? क्योंकि आप अभी फिलहाल सेलेक्टेड हो, आपका वो थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या सोचते और किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे देखते?
सर ये तो मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था। तो जब मैं एग्जाम देकर आया था आरआरबी का, तो उसके 10-20 दिन तक मैंने आराम किया, रिलैक्स किया, अपने दिमाग को आराम दिया। और फिर से पढ़ने बैठ गया, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें या तो होगा या नहीं होगा। और नहीं होगा तो मैं एसएससी जेई का इस बार का दूंगा एग्जाम। तो ये तो बिल्कुल मेंटालिटी हर बच्चे को बनानी ही पड़ेगी कि पेपर देने के बाद कुछ दिन रेस्ट करो और फिर से लग जाओ पढ़ाई में, क्योंकि वरना तुम सब कुछ भूल जाओगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और अगर आप इस फील्ड में आके और इतना कुछ कर चुके हो, इतना अचीव कर चुके हो, तो डेफिनेटली आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई को और बेहतर करके किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है। और एक बात मैं भी जानता हूँ कि अगर जो मेहनत कर रहा है, सच्ची लगन से कर रहा है, एकदम बिल्कुल तन मन धन से, जो बोलते हैं ना कि कायदे से जुटा हुआ है, उसका सिलेक्शन जरूर होता है। और हो सकता है कि कोई दिन उसका ना हो या फिर कोई एग्जामिनेशन उससे ना निकला हो, लेकिन कोई दिन ऐसा जरूर होगा जिस दिन उसका सब कुछ अच्छा होगा और सिलेक्शन होगा, जैसा आपके साथ हुआ है। लक्ष्मण, दो तीन बातें और भी पूछना चाहूँगा। जैसे यस सर। स्टडी आवर्स के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आरआरबी जेई या एसएससी जेई या जेई एग्जामिनेशन है, इनके लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत कितनी है, कितना पढ़ें जो प्रिसाइज हो। जो नया बच्चा है खासतौर से, वो सोचता है, उसको पता नहीं होता है। कोई बोल देता है कि 4 घंटे ही पढ़ ले तो सफिशिएंट हो जाएगा, 3 घंटे निकाल लो वो भी सफिशिएंट है। तो एक स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, एक मिनिमम ड्यूरेशन, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो या फिर कितने भी एवरेज हो, लेकिन आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है ताकि सिलेबस आपका सही टाइम पे खत्म हो पाए। उसके लिए क्या आप कहना चाहोगे? सर आपका, अगर आपको 6 महीने बाद भी आपका एग्जाम है किसी का, तो आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा रोज, ताकि आप सिलेबस पूरा कर सको, एडवांस में कर सको। एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट करो, और फिर टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन करो। तो 4-5 घंटे से तो सर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और 6 to 7 आवर्स का स्टडी बहुत ज़रूरी है। और सारे के सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, वो भी इस ड्यूरेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा। पढ़ाई के लिए आपने जो पढ़ने का तरीका होता था, जैसे बहुत सारे बच्चे घर में ही पढ़ लेते हैं टेबल चेयर पे, कुछ बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करते हैं। ऑनलाइन स्टडी के अलावा जो क्लासेस में तुम पढ़ते थे, वो तो मुझे याद है कि क्लासेस में भी डाउट पूछते रहते थे, हमेशा क्लासेस में जुड़े रहते थे, वो तो मोबाइल पे आप देख ही रहे हो। उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी होती थी, उसके लिए आप क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे, घर में या फिर लाइब्रेरी में? सर घर में ही, सर ये मेरा रूम है, इसी में ही मैं पढ़ता था, दरवाजा बंद करके एकदम साइलेंस में, अपने आप ही पढ़ता था। अगर किसी से नहीं पढ़ा जाए तो उसे लाइब्रेरी जरूर जाना चाहिए। अगर घर में उनके शोर है, कोई तंग करता है, तो उन्हें लाइब्रेरी जाना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैं आराम से अपने घर में ही अपने रूम में पढ़ता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी एक तरह से इसीलिए होती है कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपके आसपास में जो लोग हैं उनको देख के आप पढ़ाई कर सको। अच्छा, हाँ। प्रिपरेशन में कौन सी गलतियां करते थे तुम बार बार, या फिर टेस्ट में कौन सी गलतियां आपसे होती थी? जैसे कई बार होता है ना कि टेस्ट दे रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो गया कि इतने कम नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेरीज इस तरीके से आती रहती हैं, और यही नहीं लगता है कि ये टेस्ट दिया मैंने और इस टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ गए हैं, तो ये कई बच्चे मान लेते हैं कि ये तो एग्ज़ाम मेरे लायक ही नहीं है, मैं तो इतना पीछे हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा फेस हुआ होगा, आपने भी मल्टीपल टेस्ट सीरीज दिए होंगे, तो टेस्ट सीरीज को लेके क्या आपकी थॉट प्रोसेस है? मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए 6 से 7 महीने के ड्यूरेशन में? जी सर। टेस्ट सीरीज में तो सर मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे आरआरबी का, जब मैंने CBT 1 दिया था। ओके। तो उसमें ही मैं डिमोटिवेट हो गया था कि यार मेरा तो होगा ही नहीं। मैं पहले से ही ऐसे सोच लिया था मैंने कि इसमें तो मेरा होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं गया एग्जाम देने, और फिर जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत शॉक्ड रह गया कि मैं इसमें क्लियर कैसे हो गया हूँ। तो बस आपको एग्जाम देते जाना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज हार्ड होती है, या फिर कुछ क्वेश्चन अलग आ गए जो आपको नहीं आते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल। होता ही है हमेशा। तो लेकिन ऑलमोस्ट आपको, कितने टेस्ट आपने दिए होंगे लक्ष्मण? सर मैं तो रोज ही दे देता था एक टेस्ट सीरीज, मतलब एटलीस्ट एक देनी है आपको रोज, अगर रोज? उससे ज्यादा हो सके तो। हाँ, मतलब लास्ट के 1 महीने में। अच्छा, ओके, लास्ट के 1 मंथ में एटलीस्ट वन टेस्ट सीरीज आप रोज दे लेते थे। हाँ, मतलब फुल आपने मॉक टेस्ट ऑन एन एकदम। एवरेज फुल मॉक ऐसा बोल सकते हो कि आपने 20-25 मॉक तो दिए होंगे ऑन एन हाँ एवरेज। सर, उससे बिल्कुल। भी ज्यादा ही दिए होंगे अभी तक तो। ओके। बिल्कुल, तो ये बहुत हेल्प भी करता है, इनफैक्ट उससे रियलाइजेशन भी होता है, साथ साथ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप पता चलता है कि कौन कौन सा पोर्शन आपका बहुत मजबूत है। अब जैसे CBT 1 की बात करूं, CBT 1 में आपने जब पार्टिसिपेट किया, तो CBT 1 में आपका नॉन टेक्निकल होता है आरआरबी जेई में। इनफैक्ट आपने CBT 1 2 बार एसएससी जेई का भी क्लियर किया है, जिसमें टेक्निकल पोर्शन भी है। CBT 1 के लिए आपने नॉन टेक को जब पढ़ना स्टार्ट किया था, वो पोर्शन जब पढ़ रहे थे, तो आपको
कितना कमांड था उस पे, या फिर उस पे कितना कॉन्फिडेंट थे आप कि ये एग्जामिनेशन सीबीटी वन मेरा क्लियर हो जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि आपने आरआरबी का जो एग्जामिनेशन फेल किया था वो किस जोन से भरा था, लक्ष्मण? सर मैंने आरआरबी का अहमदाबाद जोन से भरा था, क्योंकि ये मेरे लोकेलिटी के आसपास भी है, और मैंने इसके प्रीवियस कट ऑफ के ट्रेंड देखे कि अहमदाबाद में कट ऑफ कम जा रहा है, तो ये सोच के मैंने भर दिया था बस। और सर सीबीटी वन में आपका स्कोर ओवरऑल कितना था, मतलब जनरली कितना स्कोर किया था आपने? सीपीटी वन में सर अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट शायद 50 या इतने आसपास, 50 से 45 के बीच में था। और फिर 48 होगा शायद। ओके, और फिर नॉर्मलाइज होके कुछ नंबर चेंज हुए होंगे और उसके बाद फाइनल हाँ। सिलेक्शन हुआ होगा। क्योंकि सर सही। सीबीटी वन में जो नॉन टेक होता है उस पे तो कमांड होता ही नहीं है हमारा, बिल्कुल भी। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। वीक होता है हमारा तो। बट उस पे हमने मेहनत करी तो हो जाता है। एटलीस्ट क्लियर तो करो। आप उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, बस क्लियर करो, इतना तो करो। बिल्कुल सही बात है। और ज़्यादातर टेक्निकल एस्पिरेंट जो होते हैं उनका यही एक तरह से दुख भी होता है, उनका हमेशा रोना भी होता है कि सर सीबीटी वन जो आरआरबी का है वो नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में भी रीजनिंग पोर्शन पे तो फिर भी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, मैथ्स की प्रैक्टिस करके उस पर भी कमांड बन जाती है, लेकिन बाकी पोर्शन पे ना कहीं उनके मार्क्स वहाँ पे कम हो जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चे रुक भी गए होंगे। सीबीटी वन के बाद सीबीटी टू, उसमें भी टाइम मिला आपको। जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था सीबीटी टू का, उसमें ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया था आपने? सर मैंने अटेम्प्ट 100 के आसपास किया था। अच्छा, आउट ऑफ 150 100 अटेम्प्ट किया था। यस सर। ओके, मतलब आपने ये थॉट प्रोसेस आपने एक बार मुझसे शेयर भी किया था कि अपना थॉट प्रोसेस आपने ये रखा था कि सर जो किया है सही किया है, मतलब गलत वाले जो जिसमें डाउट था उनको क्वेश्चन को छुआ ही नहीं है। बहुत सारे यस बच्चे सर। ऐसा सोचने में डरते हैं कि गलतियां तो होंगी ही होंगी, और वो होती हैं, सबसे होती हैं, वो 7% 8% मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की मिस्टेक्स ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि कभी कभी टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि सर 30 क्वेश्चन गलत हो गए, 32 क्वेश्चन गलत हो गए। ये इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए? आप मतलब टेस्ट देते होगे या स्टडी करते होगे तो अपने एरर्स को कैसे कम करते होगे, रिड्यूस कैसे कम करते थे आप? सर मैं टेस्ट सीरीज जब देता था ना, तो उसमें एक एक्यूरेसी आती है। तो मैं एक्यूरेसी को देखता था कि मेरी एक्यूरेसी 80, 85, कभी कभी 85 से कम रह रही है। तो मेरा यही गोल था कि मैं एक्यूरेसी को 85 से ज्यादा रखूं, क्योंकि अगर मैं वो कर लूंगा तो अपने आप मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, बाकी ऐसे तुक्के मत मारो। वो क्वेश्चन मत करो जो नहीं आते, क्योंकि उसमें 100% वो क्वेश्चन गलत ही होंगे और आप पीछे ही आओगे। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात है। और ये आदत, अगर ये हैबिट बन गई हमारे प्रिपरेशन में, तो वो धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होता ही नहीं है एग्जामिनेशन तक कि आप क्या कर रहे हो। कभी आपके मार्क्स तुक्के से ज़्यादा आ गए, कभी बहुत कम आ गए, और आप इवेलुएट नहीं कर पाते हो। जिसको इवेलुएट करने का सबसे बढ़िया तरीका जो आपने बोला कि अपनी एक्यूरेसी को कोशिश करो कि 85% के ऊपर रखना है, यानी कि गलतियां हो तो 10%, और जो नेगेटिव मार्किंग के बाद लगभग लगभग आपके 15% तक मार्क कटें। एक्यूरेसी अगर 85% के ऊपर रखोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपने आप को या टेस्ट सीरीज में या मॉक टेस्ट में इवेलुएट कर पाओगे। लक्ष्मण, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब रिजल्ट आया आपका, ये आरआरबी वाला, तो इस आरआरबी के रिजल्ट के बाद एक तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है कि जिस एग्जामिनेशन को या फिर जिन फील्ड में मैं ट्राई कर रहा था उसमें गवर्नमेंट सरकारी इंजीनियर फाइनली बन चुका हूँ। तो वो खुशी कैसी थी और किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, किसको किसको बताया आपने? सर सबसे पहले तो मेरी बहन ने मेरे को बोला था कि ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, नहीं तो ओके। ऐसे नजर लग जाती है, उनका ऐसा मानना है। तो बस मैंने मेरे दोस्तों को और मेरे फैमिली में जो लोग हैं उनको ही बताया अभी तक, क्योंकि अभी डीवी भी होगा, अभी जॉब लगेगी, तो उसके बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। ओके ओके, मतलब आपने अपने फैमिली को तो बताया, फैमिली मेंबर में सबको बता दिया, और डेफिनेटली फैमिली मेंबर आपके जितने भी होंगे घर वाले वो बहुत खुश होंगे इस जॉब से आपकी। वो तो मेरे से भी ज्यादा खुश है। जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा तो ये मेरे फैमिली वाले खुश है, मैं भी इतना खुश नहीं हूँ। बिल्कुल, और उनकी खुशी देख के ही एक खुशी मिलती है डेफिनेटली। और ये सभी बच्चों के लिए एक ड्रीम होता है कि अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को खुशी दे सके डेफिनेटली एक सिलेक्शन के रूप में। तो
फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हो, इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे उन सभी स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट के बारे में जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं और इस एग्जामिनेशन को इस बार किसी भी कारण से नहीं अचीव कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए क्या कहेंगे लक्ष्मण? सर मैं तो यही कहूंगा कि जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था ना, तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं हो गया हूँ क्वालिफाई, तो मेरे को एक अजीब सी खुशी हुई जो मैं बता नहीं सकता। एक अजीब सा नशा जैसा फील होता है ये। तो वो सारी मेहनत, जितना भी आपने हार्डवर्क किया, वो सारा पे ऑफ कर जाएगा एंड में। आप बस हार मत मानो और मेहनत करते रहो। गिव अप नहीं करना है बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा एटीट्यूड है और नेवर गिव अप। आप मेहनत करते जाइए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और लक्ष्मण, यहाँ पे हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके अच्छा थैंक यू लगा सर। और आपकी जर्नी होपफुली सभी बच्चों को इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।